हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए जो इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर के आए हैं, उसका जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है मौर्य काल। चूँकि प्राचीन कालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो इसीलिए अध्यायवार हम प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में ही जानेंगे। तो इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया। साथ ही जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सीखे। 16 महाजनपद, जो महाजनपद काल कहलाता है भारतीय इतिहास में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। उसी क्रम में जो आज का हमारा ये चैप्टर है, अध्याय है, वो है मौर्य काल। यह मौर्य काल भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है और इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हम ये अपना अध्याय शुरू करने से पहले इसकी समय सीमा पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि मौर्य काल का जो समय निर्धारण है वो है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। यानी ईसा मसीह के 185 साल जन्म से पहले 185 साल पहले तक चला और जिसकी शुरुआत उनके जन्म से 322 साल पहले शुरू हुई थी। यानी 322 साल पहले शुरू हुआ उनके जन्म से पहले और 185 साल पहले तक यह चला। इतने दिन तक मौर्य काल का शासनकाल रहा और इसमें समय समय पर बहुत ही विद्वान, योग्य और प्रभावशाली, शक्तिशाली कई राजा या कई शासक हुए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक आती रहें। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया। यानी जो सम्राट अशोक है ये भी मौर्य काल से संबंधित है और इसने अपने जो अभिलेख लिखवाए हैं, इन अभिलेखों में एकरूपता किस चीज़ में देखने को मिलती है, तो सभी अभिलेखों में अर्धमागधी भाषा के संबंधित एकरूपता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। अशोक, तो यहाँ पे देवान प्रियदर्शी लिखा हुआ है, जबकि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रियदर्शी के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, तो सम्राट अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो मौर्य राजवंश चूँकि एक प्राचीन राजवंश है। जब भी आपके सामने बहुविकल्पी में सवाल आए तो आप उनके समय निर्धारण को देख करके आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौर्य काल से पहले का अगर कोई शासनकाल है तो आप उसके बारे में बताएंगे। अन्यथा मगध साम्राज्य में, प्राचीन कालीन मगध साम्राज्य में मौर्य जो काल है या मौर्य साम्राज्य है, राजवंश है, प्राचीन कालीन राजवंश है। और जो 16 महाजनपद काल है उन्हीं के समय में इस राजवंश की स्थापना हुई और कई 16 महाजनपदों के भी राज्यों को भी मौर्य काल के शासकों ने अपने राज्य में मिला लिया था। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा
का नाम क्या था या क्या मुद्रा किस नाम से जानी जाती थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसे पण कहा जाता था। पण के नाम से मौर्य साम्राज्य की मुद्रा जानी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो फिर यह किस वंश का शासक है? तो अजातशत्रु मगध या क्या कहते हैं, नंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी बना अशोक की मृत्यु के बाद वो कुणाल था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक प्रारंभ में तो काफ़ी निर्दयी, अत्याचारी शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया, लेकिन अशोक के शासनकाल में उसके राज्य में एक युद्ध जो चले कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध होने के बाद सम्राट अशोक ने ऐसा विभत्स मंजर युद्ध के मैदान में देखा जिसके आधार पर उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया और अपने आप को पूरी तरीके से परिवर्तित कर लिया। साथ ही साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण करके बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और अपने अंदर उसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा जैसे विविध विशेषताएं उत्पन्न की और इन्हीं के आधार पर फिर उसने अपने राजवंश की स्थापना की। अगला है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश का जो विनाश किया या पतन किया वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था कौटिल्य की सहायता से। और नंद वंश के बाद फिर मगध पर जिस राजवंश का शासन होता है वही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य वंश शासन कहलाता है। शासक मौर्य वंश के राजवंशों ने मौर्य राजवंश ने शासन किया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने जो गया की गुफाएं थीं इनका उपयोग अपने आश्रय यानी रहने के लिए किया। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है और दूसरी खास बात इसकी ये है, विशेषता ये है कि यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। आगे है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए? तो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं सबसे ज़्यादा जो वो लिखे गए तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। सम्राट अशोक से संबंधित उसके शासनकाल में कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जिनसे हमें प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के विषय में काफ़ी सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में आया था। उसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका और उसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा है या पोलीब्रोथा कहा है। अगला है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर जो होते थे मौर्य काल में उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी?
ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि या जो थी अशोक के शासनकाल में, अशोक के समय में दक्षिण भारत में भी परिवर्तित हो गई थी। आगे है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। तो वो किस देश में पाया गया है? तो अफगानिस्तान में जो है अशोक का अभिलेख पाया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाल नंबर 20 है अत्यंत पॉलिश किए गए एक काष्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वादलु काष्म के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार से। अगला प्रश्न है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। उज्जैन। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था और बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये पृथक कलिंग शिलालेख है। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने यह उत्कीर्ण करवाया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो सबसे पहले आपका आएगा प्रादेशिक, फिर आएगा राजुक, फिर आएगा युक्तक। यही क्रम जो है अधिकारियों का क्रम है, जिला स्तर के अधिकारियों का अवरोही क्रम घटता हुआ। अगला है निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो जो स्तंभ हैं मौर्य काल के संबंधित वो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। अगला है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान जो कि बांग्लादेश में है, सौगोरा उत्तर प्रदेश में है, ये स्थान ऐसे हैं जहां हमें अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य दिए जाने का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में एवं शहयाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में से प्राप्त वृहत शिलालेख हैं इनमें किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। यानी कि जो सहनेरा जो कि आधुनिक पाकिस्तान और शहयाजगढ़ी जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है स्थान है, यहाँ पर भी अशोक के बड़े शिलालेख प्राप्त हुए हैं और इन शिलालेखों में जो है जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो खरोष्ठी लिपि है। सबसे ज़्यादा प्राकृत और ब्राह्मी इस्तेमाल की गई, प्रयोग की गई है, लेकिन खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग अशोक के शिलालेखों में देखने को हमें मिलता है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शेरे कुना कंधार से। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जो दो भाषाओं में उत्कीर्ण मिला हुआ है? तो ये जो है शेरे कुना नामक अभिलेख कंधार में मौजूद है जिसमें ग्रीक और आरामाइक दो भाषाओं में अभिलेख लिखा हुआ है। अगला है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। जिस समय अशोक भारत का राजा था उस समय तुर्मय मिस्र का राजा था। अगला है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में जो अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक को तक्षशिला भेजा गया था। बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। सवाल नंबर 32 है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य को या चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं। ये तो है कि दो नाम हैं, आप पूरा कौटिल्य चाणक्य को एक नाम नहीं है। कहीं कहीं कौटिल्य आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको चाणक्य देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ इनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। तो तीन नामों से कौटिल्य जाने जाते हैं और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और मगध साम्राज्य का पतन किया और इसके बाद में मौर्य राजवंश की स्थापना की गई और प्रधानमंत्री
चाणक्य यानी कि कौटिल्य मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो बौद्ध धर्म को कर लिया। यानी कलिंग विजय के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, क्योंकि उस युद्ध में इन अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इतना ज़्यादा रक्तपात कलिंग युद्ध में हुआ कि जिसने अशोक को पूरी तरीके से बदल दिया था। सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध कला का और बौद्ध मूर्त कला का सांची का स्तूप निरूपण करता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी सहायता से की? चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से की। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक जो समकालीन था वो किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त का। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के शिलालेख में जो भाषा प्रयोग की गई है वो प्राकृत भाषा प्रयोग की गई है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय भी प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां जो हैं इनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कालसी में उत्तरांचल के कालसी में अशोक का शिलालेख स्थित है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो सम्राट अशोक ऐसा राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य राजवंश का एक ऐसा एकमात्र राजा सम्राट अशोक था जो कि जनता से सीधे संपर्क करता था, जनता से के संपर्क में रहता था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण के अधिकारी को। सड़क निर्माण के अधिकारी को एग्रोनोमाई के नाम से जाना जाता था मौर्य शासन काल में या मौर्य राजवंश में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन नामक एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का वर्णन या उल्लेख मिलता है। परिशिष्ट पर्वन। जबकि आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज जो कि सम्राट अशोक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और उसका प्रचार प्रसार भी भारत में नहीं बल्कि देश विदेश तक किया। आगे है किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल है आषाढ़, जो कि ईसाई पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना होता है। लगभग आषाढ़ महीना होता था। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं शिलालेख। अशोक से संबंधित इतिहास में, भारतीय इतिहास में जो सबसे ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं वो उसके द्वारा उत्कीर्ण कराए गए शिलालेखों से प्राप्त हुई हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने सीरिया के एंटियोकस से भारत में अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था, उसके पुत्र का नाम अशोक था। विष्टि क्या है? बेगारी। विष्ट जो होता था बेगारी को कहते थे। किसके शासनकाल में डायमेक्स डीमेकस भारत आया? बिंदुसार के शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में
किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था, इसने मौर्य राजवंश के शासन विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं? तो पाटलिपुत्र एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पे अशोक का एक भी शिलालेख नहीं मिलता है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। मौर्य वंश जिस वक्त मौर्य वंश या मौर्य राजवंश की स्थापना हुई प्राचीन कालीन भारत में, उस समय जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला हुआ करता था, और मौर्य शासकों ने भी तक्षशिला को काफ़ी विकसित करने के लिए, सुधार के लिए उसमें कार्य किए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखदत्त। तो विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आगे वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। पाटलिपुत्र का पूरा प्रशासन अगर आपको जानना है तो वो इंडिका नामक पुस्तक, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, और मेगास्थनीज जो था वो एक यूनानी राजदूत था जो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय उनके दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था वो प्रमुख रूप से लकड़ी का बना हुआ था। किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, या बहुत प्रसिद्ध अभिलेख भी है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो कि यूनानी राजदूत था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, क्योंकि कलिंग का युद्ध ही वो एकमात्र अंतिम युद्ध था अशोक के जीवन काल में या शासन काल में, जिसको देखकर उसने जीवन में कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया, और इसी युद्ध ने उसका पूरा का पूरा हृदय परिवर्तन किया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, और साथ ही साथ उसने अहिंसा का रास्ता हमेशा के लिए सदा अपनाया। तो भाई रक्तपात देखकर युद्ध की नीतियों के सदा के लिए त्याग दिया था कलिंग को जीतने के बाद उसने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? वर्षल के मायने होते हैं निम्न कुल का, और इसका जो प्रयोग किया गया वो किस ग्रंथ में किया गया? मुद्रा राक्षस में किया गया। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो दूसरा और 13वां है। अशोक का जो दूसरा शिलालेख है और जो 13वां शिलालेख है ये हमको संगम राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यानी जो ग्रहण किया था धर्म, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो उपगुप्त के द्वारा ग्रहण किया था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो उस अशोक के समान
श्रीलंका के शासक तिस्स ने भी अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुसार ढालने की कोशिश किया, प्रयास किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। अशोक ने जब कलिंग पर चढ़ाई की उससे संबंधित जो अभिलेख उत्कीर्ण है वो अशोक का 13वां शिलालेख है, जो कि बृहत शिलालेख में आता है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता का अर्थ होता था राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी। अगला है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अपने पुत्र पुत्री को उसने श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी जो थी, कारुवाकी ने सम्राट अशोक को बहुत प्रभावित किया था। विशाख दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, जो भी दुर्भिसंधियाँ होती थीं उनसे संबंधित इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था, विजित किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका नामक जो पुस्तक है इसे मेगास्थनीज ने लिखा है, जो कि यूनानी राजदूत है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो इसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। अब ये 7 श्रेणियाँ इसने मौखिक नहीं बोली थी, इसने अपनी पुस्तक में इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बना बताया है वो कौन सा स्तंभ है? तो वो भाभु स्तंभ है। भाभु स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज था वो जेम्स प्रिसेप था। कलिंग की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? शिलालेख 13वां। जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग की विजय और क्षत्रियों का वर्णन से संबंधित बातें हमें देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। तो मास्की जो राज्यादेश है उसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखना नहीं जानते हैं। अगला है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख जो है युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। कलिंग का जो पृथक शिलालेख है इसमें कलिंग के बाद जो उसका हृदय परिवर्तन उससे संबंधित अपने दुख को उसने स्पष्ट किया था, प्रकट किया था, तो वो कलिंग का पृथक शिलालेख है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की ये घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा उसने कौन से शिलालेख में वर्णन किया था? तो उसका जो छठा शिलालेख है सम्राट अशोक का, उसने अपने छठे शिलालेख में इन सभी बातों का वर्णन किया है कि चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं रानी के साथ विश्राम कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी अंतशाला में हूँ, चाहे मैं जहाँ भी मौजूद हूँ, लेकिन मेरे महात मुझे कोई भी सार्वजनिक कार्य अगर आता है तो तुरंत संपर्क करेंगे। ऐसा वर्णन उसने अपने छठे शिलालेख में करवाया था। अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की।
तो ये आज जो दोस्तों हमने प्रश्नों को सम्मिलित किया था या शामिल किया था, तो आज के सभी प्रश्न हमने मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले और इसके उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।